नमस्कार, क्लाउड विफ इंडिया के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शालिनी। जीवन साहित्यकारों की नज़र में इस कड़ी में आज हम जहां आप पहुंचे हैं, एक विराट व्यक्तित्व के समीप हम हैं और हमारा मार्गदर्शन भी वो करेंगे और हमारी ढेर सारी उनसे बातें भी होगी। उनके बारे में हम कुछ भी कह लें वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो एक गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं। छात्र जीवन में भी जो रुचि रही है उनकी और छात्र जीवन से जुड़ी भी जो उनकी बातें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ख़ास करके जब हम ऐसे कवि के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ये एक कवि, हम कवि से मुखातिब इस एपिसोड में आपसे करवा रहे हैं, जैसा कि जीवन साहित्यकारों की नज़र में, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम उन्हीं से मुखातिब होंगे और जानेंगे उनसे जीवन से जुड़ी उनकी बातें। आज हमारे बीच हैं रविशंकर पांडे जी। माँ सरस्वती साक्षात उनकी कृपा है उन पे। एक आवाज़ की खनक की बात कह लें, या हम गीत की बात कह लें, या हम संगीत की बात करें, तमाम खूबियाँ उनके अंदर भरी हुई है। तो चलिए हम उन्हीं से बातें करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। मैं मुख्तसर में अपने बचपन के दिनों की अगर बात करूं तो स्कूल तो बहुत बदले। कभी मामा के घर में पढ़ा, कभी अपने घर में पढ़ा, लेकिन उन दिनों में बहुत शरारती हुआ करता था। तो बाद में मेरे पिताजी, एक बड़ी कंपनी थे मेरे विश्वास कंपनी, उनके ऑल इन ऑल कहिए वो थे, वो मुझे छिपाधोर ले गए और छिपाधोर में ही हमारी स्कूलिंग शुरू हुआ। क्लास 2 से 5 तक वहाँ हम पढ़े और वो जंगल का दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने है। महुआ डांड, गारू, बारिशान, बेतला। अब चूंकि उसी जंगल में रहते थे तो इन चीज़ों से ही हमारा वास्ता रहा और वो सारे दृश्य हम याद करते हैं। फिर क्लास 5 के बाद 6ठे में हमारा नामांकन हो गया डाल्टनगंज में, और डाल्टनगंज में हम आर के विश्वास के मकान में ही रहते थे। यहीं रहने की व्यवस्था हुई, चूँकि पिताजी अलग कोई मेरे लिए हॉस्टल लेना चाहते थे, तो आर के विश्वास ने कहा कि ये मेरे घर में ही रहेगा। तो मैं उनको अपना गॉड फादर तब भी मानता था, आज भी मानता हूँ, और उनका बहुत स्नेह हमारे प्रति रहा। तो आर के विश्वास के घर में मैं रहने लगा। एक घटना हुई थी उन दिनों कि अब डाल्टनगंज हम जब आए तो कुछ सिनेमा वगैरह का प्रचार जो होता था, रिक्शे पर इसे देखने से सिनेमा से मैं प्रभावित हुआ। अब सिनेमा देखने की जब आदत लग गई, कुछ दोस्त मिल गए। पिताजी जो हमको फीस के लिए, किताब के लिए पैसा दिए थे, उससे हम सिनेमा देख के बाद में जब पिताजी को जानकारी मिली, बड़ी पिटाई हुई। तो उसी दौर में मैं घर से भाग करके मुंबई चला गया। अब मुंबई का वो दृश्य मैं याद करता हूँ जो 67 का रहा था जी। पिताजी पिटाई के, जाड़े का मौसम था और फिर वो अंगीठी जल रही थी, वहाँ कई लोग बैठे थे आग तार। उनको पता नहीं था कि ये लड़का भाग जाएगा। आए, उनके कोट में हाथ लगा। उस समय तो 100 रुपया का नोट सबसे बड़ा नोट होता था, फिर 10 रुपया, 20 रुपया, और चूंकि वो व्यवसायिक प्रतिष्ठान में थे तो पैसे उनके पास हमेशा ही रहते थे। तो कुछ पैसे निकाले और मुंबई चले गए। खैर मुंबई का जो फिर हमको पुनर्मूषिको भवा, वहाँ से लौट करके हमको आना पड़ा, क्योंकि हम उस समय जहाँ भी जाते लोग शक के निगाह से देखते कि घर से भागा हुआ लड़का। हम आर के स्टूडियो चले गए, कई जगह भटकते, फिर लास्ट में हम लौट करके यहाँ पर आ गया। आगे शुरू हुई फिर वहाँ से। स्कूल लाइफ मेरा इस तरह से बीता। लेकिन स्कूल लाइफ में एक बात हुई कि आर के विश्वास का ऐसी छत्र छाया थी कि वो एक बड़े, यहाँ का अगर कहा जाए रईस ज्यादा में, आर के विश्वास का मुकाबला कोई था ही नहीं। उनको लोग प्रिंस के नाम से जानते थे। और हमको लगता है कि सारे पॉलिटिशियन, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, सब लोग चंदा के लिए जाते, सबको चंदा देते भी थे। सरस्वती पूजा का है, दुर्गा पूजा का है, कोई ये अपेक्षा लेके गया था कि यहाँ 501 मिलेगा तो 1500 दे देते थे। इस तरह का उनका दोनों हाथ खुला हुआ था। तो जब वो गॉडफादर मेरे थे तो हम जिस समय भी उनके पास खड़ा होते कि पैसे की जरूरत थी तो गिनते हम थे कि कितना दिया। वो नया 100 का नोट निकाला, एक बार पर्स से निकाल करके दे दिया, तो इधर आकर के देख रहे हैं 500-600 उस जमाने में काफ़ी था। तो इस तरह से फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चस्का लग गया। और ये साहित्यिक वातावरण की जो बात आप करेंगे, तो उन दिनों को मैं याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा माहौल था, साहित्यिक माहौल था। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो साहित्य समाज के मैदान में आए दिनों
इस तरह की गोष्ठियाँ होती थी। और एक महजूर शमसी साहब यहाँ हुआ करते थे, वो बड़े शायर थे, वो कार्यक्रम करवाते थे यहाँ। नादिम बल्खी साहब, शुएब राही साहब, ब्रजकिशोर पाठक जी, ऐसे लोगों का काफ़ी कार्यक्रम होते रहता था। तो ये सब देखते देखते काफ़ी रुचि, हम तो स्कूल के ज़माने में भी उस मंच पर बैठे और एक छोटी सी कविता का पाठ के प्रोत्साहन मिला। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात है कि मैंने जैसे शायर लोग उर्दू में पढ़ते हैं, अब ये रुचि हमारी 6th क्लास 7th क्लास से थी। तो 6th 7th क्लास में हम बल्कि उर्दू क्लास में जाके बैठने लगे। तो हमारे एक रिलेटिव उस स्कूल में थे, गुप्तेश्वर दुबे, किनको लड़का यहाँ नहीं है तो नहीं उर्दू सीखने जा रहा, तो बुलाया और वो 2 थप्पड़ मारे चेहरे पर कि तुमको जैसे मौलाना बनना है। लेकिन खैर एनीवे वो जो हुआ, बाद में ये उर्दू सीखने का हमारा क्रम जो है, जेल में जब गए उस पर बाद में आएंगे, तो सीखे और बजाबते 4 साल 5 साल मेहनत करके सीखे, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, तलफ़ुज़ सीखा, ये सारा चीज़ हुआ। लेकिन शायरी और कविताओं में रुचि स्कूल के ज़माने से हुई। जब कॉलेज में आए तो अब कॉलेज में बात बात में शायरी करते थे, कोई भी माहौल आ गया उस पर शायरी करते। तो लड़कों के बीच में, छात्रों के बीच में अब कवि जी के नाम से लोग पुकारने लगे हमको, और इस तरह से पॉपुलरिटी है मिली। 150 लड़के मेरे पीछे हो गए। फिर हमारे साथ ऐसा था कि पैसे की मेरे पास कमी रहती थी नहीं, कहीं खर्चा करना है, दोस्तों के बीच में ये है, तो उसमें सक्षमता थी। 2 चुनाव लड़े, तो पीछे एक ऐसा गॉड फादर है कि एक चुनाव में 10,000 रुपया 10-10 गाड़ियाँ दे रहा है। तो एक चुनाव तो हम हार गए। बाद में उन्होंने कहा कि रोवी बाबू आप चुनाव काहे हार गए, क्या दिक्कत था आपको। फिर दूसरे चुनाव में, लेकिन खैर मेरी पॉपुलरिटी ही बढ़ गई थी। दूसरे बार जो है हम कॉलेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। लेकिन तब ये मुझे पता नहीं था कि ये जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मुझे एक बड़े आंदोलन के साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन ये आंदोलन का एक क्रम, और उसमें जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत हुई। और चूँकि हम छात्र नेता थे, कॉलेज यूनियन के सेक्रेटरी थे, इसमें हमारी अग्रणी भूमिका हुई। और अग्रणी भूमिका होने के कारण मुझे बार बार मेरी गिरफ्तारी हुई। और प्रशासन के नज़र में हम ऐसा है कि जहाँ कुछ भी होता था तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता था। डिप्टी कमिश्नर अरुण कुमार सरकार थे, कभी एक बार और डिस्कशन हुआ तो उसमें 74 में अक्टूबर में वो 3 दिनों का बिहार बंद था। जयप्रकाश जी का आह्वान था, 3 दिनों का बिहार बंद था। और वो जेपी आंदोलन का कारण क्या था कि जेपी आंदोलन था कि जैसे गुजरात में एक सत्ता परिवर्तन हुआ था भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर के, उन्हीं डिमांड को लेकर के यहाँ भी हुआ। और पटने में एक छात्र सम्मेलन हुआ था, हुआ कि इस तरह से हम लोगों को घेराव वगैरह करना 18 मार्च को विधानसभा का। और इसी क्रम में जब गोली चली छात्रों के ऊपर में, और फिर बाद में जयप्रकाश जी ने नेतृत्व लिया, तो ये आंदोलन का बड़ा भव्य स्वरूप बना। और उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका के कारण पहला मिसा तो हमको 1974 में जो अक्टूबर में बिहार बंद हुआ, और यहाँ से हमको हजारीबाग जेल में भेजा गया। तो जो पलामू से 4 लोग थे, उसमें माननीय इंद्र सिंह नामधारी जी थे जी, और एक छात्र ने था तारकेश्वर आज़ाद, एक मेरे मित्र प्रमोद बिहारी शुक्ला। बाकी मेरे सारे जितने साथी थे सैकड़ों की संख्या में वो डाल्टनगंज। लेकिन एक दिन के लिए मुझे गढ़वा जेल में भेजा गया। जी, हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जो वो अनुभव जेल में रहे हैं, जहाँ तक मैंने जाना है कि आपने जेल के दिनों में अपनी शिक्षा भी पूरी की है। हाँ, वो हम बाद में आते हैं। ये तो देखिए, जेपी ने ये कहा था जी कि विद्यार्थी समाज परिवर्तन के लिए 1 वर्ष का समय दें। तो 74 में हम अपीयर होते थे, 74 का हमने एग्जाम छोड़ दिया, पढ़े नहीं। और 74 में ऐसे हजारीबाग जेल में हम चले गए थे, 3 महीना रहे। और वहाँ अनुभव ये रहा कि कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेता, कैलाशपति मिश्र, सचिदा बाबू जो सिंचाई मंत्री उस दौर में हुए थे, और एक ही दिन में 6000 इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिए थे। साथ में हमारे पलामू का और झारखंड के बड़े नेता स्पीकर है इंद्र सिंह नामधारी जी थे, और भी सो मैनी एमएलएस को तो गिन ही नहीं सकेंगे। गौतम सागर राणा एमएलए हुए, उपेंद्र नाथ दास एमएलए हुए। हमको लगता है कि 77 की जो सरकार बनी थी उसमें 150 विधायक तो ऐसे थे जिनके साथ चेहरे की पहचान और सब एक मित्र तो भाव में ऐसा था, तो वो था। लेकिन ये बात हो गई, और फिर इसके बाद तब हम तैयारी करने लगे कि हमको 1 साल एग्जाम छोड़ दिए हैं, अब आगे जो है हमको तैयारी करके परीक्षा देनी है। और हम गुरुजनों के संपर्क में रहते थे। तो कॉलेज में तो सब लोग जानता था कि पढ़ने लिखने वाला वो लड़का है नहीं, इसको नेतागिरी करना है, मार्केट बंद कराओ, ये करो करो। लेकिन मैं हिस्ट्री के जो टीचर थे आर के सिंह, और हमारी आदत थी कि पूरे बुक हम पढ़ते थे, कोई ऐसा नहीं कि एक चैप्टर हम पढ़ते। अगर एशियन हिस्ट्री लिया तो शुरू से आखिर तक यूरोपियन। और हम एक दिन किसी दिन बैठते और क्वेश्चन अपने से 10-20 बना लेते, उसमें से एक निकाला
और 3 घंटे में उसका आंसर तैयार करते हैं। आर.के. सिंह को कॉपी देखने के लिए थे, सर देखिए इसमें कितना नंबर हमको मिलेगा, तो बड़े प्रभावित होते। बाद में उन्होंने डिपार्टमेंट में चर्चा की कि जो फर्स्ट क्लास अभी लाएगा वो नाम हम आप लोगों के सामने लीक नहीं करेंगे। लोग पूछे तो बताया कि नहीं वो रविशंकर है, तो लोग बड़ा। लेकिन एक घटना जिस पर चर्चा हम कर रहे थे कि कॉलेज के दिनों में एक बहुत मैंने वो हम चर्चा न करें अभी, इनके साथ में हम चर्चा, हमारे एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे मुनेश्वर बाबू। तो एक छात्र नेता जो होता है कुछ उदंडता उसमें हो जाती है, इस कारण से कुछ ऐसा व्यवहार उनसे हम की बहुत खिन्न हो गए। और बड़ा स्वाभिमानी वाले व्यक्ति थे, वो दबंग थे, वो ऐसा नहीं था वो किसी छात्र नेता को अभी सब हम जानते नहीं थे। तो बहुत नाराज हो गया, उनके नाराजगी का ये हुआ कि सारे टीचर हमसे नाराज हो गए। अब कभी जो इतना प्रेम से बात जो लोग करते सब देखे सब मुंह फेर ले रहे हैं। और इसी बीच में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वो प्रिंसिपल हो गए जनता शिवरात्रि कॉलेज के, और वहाँ उनकी विदाई थी। तो मैंने कहा, उस समय हम शायरी काफ़ी लिखने लगे थे, वो काफ़ी गीत और ये सब लिखते थे। तो हम क्लास में कहे अवधेश साहब की कि मैं हम उस मौके पर विदाई में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, किसके आपको तो बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट में कैसे ठीक है दिखलाइए आप क्या। तो हम दिए उनको इनके, हाँ ये तो चलेगा। अब वो पंक्तियाँ आज भी मेरे मानस में है, जो कि बड़ी अभूतपूर्व घटना थी वो। तो मैंने जो पढ़ा, और उसके पहले एक बड़ी पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी कि ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता था, ये मुनि बाबू जो हैं इसको स्थापित करने वाले हैं, लड़कों को कहते कि देखो इससे कमीशन की तैयारी होगी, ये है। और तब ये आज इतना फला फूला डिपार्टमेंट है कि उसमें 60-70 लड़के बैठते हैं। ये योगदान रहा, और ये सब संवार करके यहाँ से वो जा रहे हैं जनता शिवरात्रि कॉलेज में, उनका बड़ा योगदान था जी। क्योंकि ये हम ये कड़ी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जीवन साहित्यकारों की नजर में, तो अपने साहित्य से जुड़ी बातें जो कविताएं हैं, साहित्य से जुड़ी बातें, तो ये कविता मैं सुना रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। पहली कविता ये मील का पत्थर कहिए, क्योंकि जो नाराज व्यक्ति है वो गले लगाए। और मेरी ये कविता महीनों तक चर्चे में रही, क्योंकि हमारे व्यवहार से वो खिन्न हुए थे, और मैंने अपनी कविता से उनको प्रसन्नता जो दी, इसलिए आज 40 साल के 45 साल के बाद भी वो मेरे मेमोरी में है कविता। तो वो विदाई के समय पर जो हमने कविता लिखी, उसमें ये भाव समेटा कि इस गुलशन को आबाद करके दूसरे गुलशन में जा रहे हैं। तो वो मेरी पंक्तियां थी, बड़ी वीरानगी सी थी मेरे गुलशन में यारों, क्या बात है, बड़ी वीरानगी सी थी मेरे गुलशन में यारों, बसाया था इसे किसने जब वो दिन याद करते हैं, उन्हें रुखसत हुए जब देखते हैं इस चमन से तो चमन पे शाद करते हैं, दिले नाशाद करते हैं। वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर भी हमको नाज है, क्योंकि बसाकर एक चमन फिर दूसरा आबाद करते हैं, और चमन की फूल की गुस्ताखियों को माफ वो कर दें, उन्हें जाने से पहले हम यही फरियाद करते हैं। अब ये पंक्ति पढ़ने के बाद तो आंख डबडबा आ गया मुनि बाबू को, गले लगाए, छात्रों के बीच में लोकप्रियता। और दूसरे दिन अवधेश बाबू और दूसरे लोग कह रहे, रविशंकर जो पढ़ा इस पर तुम विश्लेषण करते रहे तो महीनों करते रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। ये तो सरस्वती की ऐसी कृपा थी, और ये कविता काफी जमी। अच्छा, इसी क्रम में बात तो आगे के समय की है, लेकिन चूंकि ये विद्यार्थी जीवन की जो यादगार कुछ कविताएं हैं, और बाद में तो मुंबई में बहुत कुछ लिखा, और एक को मैं जरूर याद करना चाहूँगा, अपनी छोटी बहन मेरी नीलिमा को। नीलिमा ठाकुर जहाँ डायरेक्टर हुआ करती थी, कितने गीत गाए उसने। और तो ऐसा था उसका कि रेडियो स्टेशन में, भैया इस पर कुछ लिखना है आपको, पटना जहाँ भी रही। और अचानक एक्सीडेंट जो हुआ, दोनों लोग प्राणी जो मरे, तो उसके कुछ दिन पहले हमारे डेरे पर रांची में आए थे। उस प्रसंग पर हम बाद में आएंगे। लेकिन जेल जीवन से जो मेरा ये हुआ कि वहीं से हम ग्रेजुएशन किए, तो ये हुआ कि हमारे फिर गिरफ्तारी इमरजेंसी में हो गई। इमरजेंसी में गिरफ्तारी जब हो गई तो अब हुआ कि फिर एग्ज़ाम हमारा छूट जाएगा। और 27, 25, 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, मैं 26 की रात में गिरफ्तार हुआ। और ऐसा था कि उससे पहले जब भी गिरफ्तारी होती थी तो थाने में पंजाब होटल से तड़का रोटी आ जाता था, कुछ मिठाइयाँ आ जाती थी। लेकिन रात में और 48 घंटे तक, 29 को हमको जेल भेजा गया, 48 घंटे तक एक ड्रॉप पानी नहीं मिला। और लाभेश्वर बाबू थे, लाभेश्वर बाबू को थोड़ा हम समझते थे कि हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि एक कभी कांग्रेस में नेता हुआ करते थे, अंबिका शरण सिंह, और बाद में मोरारजी देसाई के साथ हुआ गए थे। तो डाल्टनगंज आए थे तो परिचय करा के, देखो लाभेश्वर ये सब अपने बच्चे, इनका ख्याल रखना।
लेकिन उस समय देखिए एक सरकार यहाँ के डीसी थी, वो हमसे बड़ा रुष्ट रहते थे। तो अब एक बहुत कहते लवेसर कुछ हम पानी वानी इसको कुछ नाश्ता वास्ता का इंतजाम कर, तो कहते चले जाते, फिर कहाँ गए। 48 घंटे में आप सोच सकते हैं कि जून के महीने में क्या स्थिति होगी। बाद में मैंने अपने यूरिन से अपने प्यास बुझाई उसी माने हाजत के अंदर में। शाम को 4 बजे हमको बाद में वो बुलाया, उसमें दयानंद करके एक डीएसपी थे जो आर्मी से आए थे और यहाँ डीएसपी के पद पर, तो उन्होंने कहा कि आप इस कागज़ पर साइन कीजिए। तो मैं कागज़ पर साइन जब करने लगा तो कहीं कि रविशंकर जी आप पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है। क्या लिखा होगा? अरे आपने यही लिखा होगा कि चौहान प्रेस को खड़ा करके शूट कर दो, यही ना होगा। लेकिन याद रखिए जो वर्दी आपके बॉडी पर है, बेटे के बॉडी पर नहीं जाने वाला है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे साथ क्रिमिनल की तरह आप लोग व्यवहार कर रहे हैं। 48 घंटे से मुझे एक ड्रॉप पानी नहीं मिला है, क्या मेरा गुनाह है? बहुत खफा हुआ, डांटा सारे लोगों को। तत्काल पंजाब होटल से मंगाया गया जो भी मैंने एक लजीज खाना हो सकता था कि इसकी बेटे अब तो तुमको जाना पड़ेगा, मिशा लग गया है। हमकी कोई बात नहीं है, इससे खैर जेल चले गए। वहाँ बच्चों लाल दास से कुछ उस जमाने में आंदोलनकारी के प्रति उनकी बड़ी सहानुभूति थी। उनको जब पता चला कि मैं फॉर्म भरा हूँ, सितंबर में एग्जाम होना है, जुलाई आ गया, तो वो कहीं की कोई बात नहीं, आपका होम डिपार्टमेंट से ये सारे कागज अगर देखना चाहिए तो सब फाइल में है। तो होम डिपार्टमेंट से उन्होंने परमिशन 2-4 दिन के अंदर में ले लिया और डीसी के यहाँ से लिखित आ गया कि इनका एग्जाम यहाँ से होगा, जेल से होगा। और जो सेंटर का एक नियम होता है, एक क्वेश्चन को सील करके, और 3 प्रोफेसर आते थे जेल में और जेल सुपरिटेंडेंट के टेबल पर बैठते और इस तरह से जो है सो वहाँ अपना तो एग्ज़ाम होता था। एग्ज़ाम वगैरह हो गया, सारे पेपर हो गए। मेरा एक साइकोलॉजी का पेपर जो प्रैक्टिकल का होता वो बाकी रह गया। उसमें प्रिंसिपल ने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया। वो ऑब्जेक्शन ये लगाया कि प्रैक्टिकल के लिए ना तो हम छात्रों को यहाँ बुला सकते हैं, ना अपने लेबोरेटरी को वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने शर्त ये लगा दी कि अगर कुछ टूट फूट होगा तो उसका अगर कंपनसेशन देगा ये छात्र तो हम इसको अनुमति दे देंगे कि लेबोरेटरी वहाँ जाए। तो मैंने लिखित दे दिया कि हाँ ये मैं जो भी होगा क्षतिपूर्ति देंगे। बच्चों वहाँ जेल का नियम है कि जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू कोई लेटर बाहर जाएगा, वो हमको तुरंत बुलाए, क्योंकि श्रीमान जी जब मैं आपको खाना देता हूँ तो आप खाना खाते हैं, मैं नाश्ता देता हूँ तो नाश्ता करते हैं, मैं कपड़ा देता हूँ कपड़ा पहनते हैं, ये आप कंपनसेशन कहाँ से देंगे? और क्या आपके बाबूजी देंगे? क्या आप क्या करके आए हैं? उनको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, या तो मैं आपको भेज दूंगा कॉलेज में या उनको लेबोरेटरी आना पड़ेगा। अब मेरा कॉलेज में भेजने का मतलब था कि उस दौर में जब आप इतना जान चुके हैं, 6 बार गिरफ्तार हुआ और इतने सारे केसेस थे, तो कॉलेज में मेरी स्थिति क्या होगी? छात्र तो तहलका.com हो जाता है। इसलिए तुरंत PN सिन्हा ने अनुमति दे दी और फिर मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ। इस तरह से ग्रेजुएशन वगैरह की, ये जेल जीवन का समापन हो गया। बहुत सारे अनुभव हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। काव्य जीवन पर आइए। फिर LLB में एडमिशन में लिया रांची में। हालांकि वो पढ़ाई मेरी पूरी नहीं है, किसी कारण से मेरी माँ कैंसर से पीड़ित हो गई, लेकिन वहाँ मैं रहता था विद्यानिकेतन लॉज में। और वो पहले लोग कहते थे कि रिफ्यूजी कॉलोनी, अब तो उसका दूसरा नाम हो गया। तो है गुरुद्वारा था बगल में ही, गुरुद्वारा के बगल में मेरा लॉज था। तो वो खालसा दिवस जो मनाया जाता है और उनका जो भी होता है तो उसमें कवि दरबार होता है। और कवि दरबार में लोग जब जमा होते हैं तो जिनकी अच्छी कविताएं होती हैं उनको पुरस्कार भी मिलता है, और बाकी जिनकी कविताएं नहीं जमती है तो उनको हूट किया जाता है। तो मेरे लॉज में 2 सरदार जी थे और बाकी लोग भी थे, तो वो लोग जो है सो कविता जा करके पढ़े, हूट होकर के आगे। तो हमको मना के कि रविशंकर तुम तो कवि समझते हो अपने आप को, लेकिन जाना मत, बेइज्जत हो जाएगा पूरा लॉज। हम लोग तो बेइज्जत होकर के आएंगे, क्योंकि चलो माँ शारदे की जो कृपा होगी वही होगा। मैं तो जाकर के इस कवि दरबार में शिरकत करूंगा ही। और मैं तत्काल कोई रचना करने वाला कवि तब भी था, आज भी था और मुंबई में भी रहा। सिचुएशन पर जो लिखना है वो तो कितने लिखा। तो थोड़ी देर में ही हम वो सब बनाए थे कविता। उस हम जी ये कविता का दौर जो शुरू हुआ है और हमारे दर्शक आप रूबरू हैं, आपसे हम बात करें श्री रविशंकर पांडे जी से, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी। दर्शकों, हम इस रोचक बातों को लेकर हम आपके बीच में हाजिर होंगे और काफ़ी रोचक बातें शुरू हो गई है और कविता की जो लड़ियां हैं ये यहाँ लगने वाली है। तो इसमें हम आपको लेकर आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन साहित्यकारों की नज़र में इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं कवि से।
तो इस कड़ी को लेकर हम आ रहे हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है जीवन साहित्यकारों की नज़र में, और हम मुखातिब हैं, हमारे बीच में है श्री रविशंकर पांडे जी। जैसा कि हमने कहा था कि उनके अंदर जो कला है, क्षमता है, जो उनकी आवाज़ है, जो उनकी रचनाएं हैं, वो काबिले तारीफ है। तो हम एक बार फिर ये अब हम कविता की बात करेंगे और कविता की लड़ियों में पिरोना चाहेंगे, और सावन की भी शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में हम अपनी बात को ना कहते हुए उनके बीच ही हम पहुंच चुके हैं और उनसे बातें करेंगे कि कविता के बारे में और अपनी रचनाओं के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी तो मैं एक सुना रहा था आपको कि कॉलेज लाइफ की यादगार, जब मैं LLB का स्टूडेंट था और मैं वो कृष्णनगर कॉफी रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से, तो वो कवि दरबार में जो सिखों का पर्व होता है बैसाखी का, उसमें तो मेरे लॉज के 4-5 विद्यार्थी जो गए थे, 2 सरदार जी भी थे, बेइज्जत होकर के लौट गए। और खालसा के पंथ का जो दिवस होता है तो हम गए मंच पर। लेकिन शुरुआत मैंने ऐसे की कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरु और व्यक्तित्व किसी एक कौम का नहीं होता, पूरे मानवता के लिए होता, पूरे विश्व के लिए होता। उसी समय शुरू हुआ बोलिए सोनिहाल सत श्री अकाल। इसके बाद मेरी जो पंक्तियां थी स्मरण में आज भी है कि आज का यह शुभ दिवस कुछ याद करने के लिए है, आज का ये शुभ दिवस कुछ याद करने के लिए, वाहे गुरु जी से कुछ फरियाद करने के लिए, सब कर्म करना सीखें और पुरुषार्थ भी हासिल करें, हिंद में फिर से वो दिन ईजाद करने के लिए है आज का यह शुभ दिवस। क्या बात। ये पंक्तियां थी। इसमें कुछ और आगे कड़ियां थी, लेकिन बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। सब कर्म करना सीखा और पुरुषार्थ भी हासिल करें, हिंद में फिर से वो दिन ईजाद करने के लिए, और जब जरूरत हो तो हम कृपान भी धारण करें, खालसा के पंथ को आबाद करने के लिए है आज का यह शुभ दिवस, कुछ याद करने के लिए, वाहे गुरु जी से कुछ फरियाद करने के लिए। इसी कड़ी में बताऊं कि मेरी पहली रचना, और वो बहुत सुपर डुपर हिट रचना हुई थी, शिशक्ति कली। और वो हमको लगता है बड़ा साहसिक काम था कि, और उसमें हमारे सारे गुरुजन, जेल कॉलेज के, जनता शिवरात्रि कॉलेज के बहुत सारे प्रोफेसर, सुभाष बाबू भी थे उसमें, ब्रजकिशोर पाठक थे, नादिम बल्खी साहब थे, अब तो आज मेरे पास उसकी एक प्रति भी नहीं बची। लेकिन वो 80-81 के दौर में शिशक्ति कली वैश्याओं के जीवन पर वो आधारित मेरी पहली रचना थी। और वो रचना ऐसी थी कि बिल्कुल अनुभवों के आधारित पर इसलिए थी क्योंकि मैं उस समय कलकत्ता मेरा जाना आना होता था, और वो सोनागाछी में चला गया था, और वैश्याओं को मैंने प्रेरित किया कि तुम लोग यहाँ से चलो और हम लोग जो है सो धरना देंगे यहाँ पर धर्मतल्ला में। तब तक वहाँ से लोग डांट करके खदेड़े कि कौन आया नेतागिरी कर रहा है यहाँ पर। तो मेरे कुछ जो अनुभव थे तो हमने उसको शिशक्ति कली किताब में, कि एक क्रांतिकारी नौजवान है, एक वैश्या, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और वो नज्म के अंदाज में एक पतली सी किताब थी। ये किताब छपी, काफ़ी इसकी समीक्षा हुई, बड़ा विमोचन हुआ। वो मेरी पहली कृति थी, आज तक लोग उसको याद करते हैं। ये उस समय की मैंने इसलिए भूमिका दी कि मेरी वो पहली रचना थी। बाद में जो मुंबई, फिर मैं ऐसा रहा कि लिखने का क्रम ऐसा रहा कि मुंबई में एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, मुंबई में मैंने दिखा रहा था कम से कम 18-20 किताबें हैं। एक ऐसा क्रम आया कि मुंबई में मैं गया कि जीवनी लिखी, वो 3 महीने के अंदर में 400 पेज की किताब है। और फिर बाद में उसी फाउंडेशन के लिए मैंने बहुत सारी किताबें, तो सेकंड राइटर के रूप में उसमें, लेखन सहायक के रूप में वो 20-25 किताबें ऐसी है। फिर मुंबई में मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन से जुड़ा, वहाँ एक एल्बम तैयार किया। उस एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर थे संदेश सांडिल्य, जो कभी खुशी कभी गुम के लिए जो यू आर माई सोनिया एक गीत था, सुपर डुपर हिट वो था। फिर इसके बाद मैं अंधेरी में जहाँ रहता था, तो अंधेरी में मेरे घर के सामने एक ट्रिनिटोट स्कूल हुआ करती थी।
उस स्कूल में 2 बजे तक तो वो क्लासेस चलता। इसके बाद फिर सारे फिल्म वाले लोग, नाटक वाले और सीरियल वाले वहाँ रिहर्सल करते थे। तो 2 बजे से लेकर के रात 1-2 बजे तक जो है वो ठीक मेरे घर के सामने। और फिर वहाँ मेरे कई परिचित डायरेक्टर, राजेश दुबे हैं, अनिल महात्रे हैं, ये सब लोग थे। तो मैं जाकर के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उन लोगों के बीच और रिहर्सल हो रहा। इसी बीच में एक नाटक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उस समय आपको सुनामी लहर हुआ था, बहुत उसका पीड़ित लोग उसमें हुए थे। तो उसके लिए हुआ कि एक शो करना है और एक बड़े, हाँ, चैरिटी के लिए, और एक बड़े फाइनेंसर मिल गए। हुआ कि रंग शारदा में ये कार्यक्रम होगा, तो एक घरौंधा नाटक, तो शंकर शेष का ये नाटक था। तो नाटक के लिए जो है अनुमति ली गई उनकी पत्नी से, तो उन्होंने लिखित अनुमति दे दी। तो मेरे मित्रों ने कहा कि पांडे साहब, इस पर तो एक फिल्म बनी है, और जैसे गुलजार साहब ने एक नाटक गीत लिखा, आप गीत लिखिए और इसको हम लोग बड़े सिंगर से गवाएंगे। क्योंकि भाई देखो, उतने बड़े शख्सियत के साथ हमारी तुलना क्यों कर रहे हो, इसके लिए आप लिखिए ना, आप लिखिए। तो इसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो जो है घरौंधा फिल्म ऐसा है कि वो मुंबई में संघर्ष करते हैं जो लोग मकान के लिए, मध्यम के लोग, तो प्रेरणा उनके लिए भी हो, सुनामी में जो उजड़े हैं उनके लिए भी हो। तो उस गीत के बोल कुछ इस प्रकार थे कि नशेमन के तिनकों से सपने सजाना, नशेमन के तिनकों से सपने सजाना, मुश्किल अगर हो नया घर बसाना, अगर हौसला हो तो चलते चलो तुम, कहीं तो मिलेगा कोई आशियाना। अब इसके बाद इसके 5 अंतरे थे। बाद में भूपेंद्र जी तैयार हुए, अभी हाल में फेसबुक में सब हम डाले थे, भूपेंद्र जी तैयार हुए। भूपेंद्र जी बड़ी मज़े से गाए, डुएट सॉन्ग था, इसमें एक लेडी सिंगर थी और म्यूजिक डायरेक्टर थे इसके झारखंड की पृष्ठभूमि के मेरे अच्छे मित्र थे शत्रुघ्न तिवारी जी। ये हो गया। तो साथ ही साथ वो मेरे राजेश दुबे जो मेरे मित्र थे, और इसको एक बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, और रंग शारदे में ये शो हुआ। तो हुआ कि एक नाटक और करना है, 2 दिन नाटक करेंगे ताकि अच्छा फंड कलेक्ट हो जाए। तो मुद्रा साहब उसके लिए तैयार हुए। तो उस नाटक का नाम था क्या यही है जिंदगी। तो उसके लिए हुआ कि इसके लिए भी एक टाइटल सॉन्ग लिखिए, तो उसके लिए भी एक टाइटल सॉन्ग लिखे और कुमार शानू उसको गाए। और कुमार शानू पहले तो इनकार किए, वो सारे पेपर वगैरह हैं, वो नवार टाइम्स, सामना में सब आया कि यार देखो, हम फिल्मों के लिए गाते हैं, नाटक में गा करके हमारा करियर खराब मत कर। लेकिन बाद में जब कहा कि नहीं, भूपेंद्र जी गाना सुना दिए, तो तैयार हो गए। और तैयार हुए, इतना मस्ती में गाए, वो गाना भी बड़ा सुपर डुपर हिट। ये हुआ तो फिल्मों में ये सब वहाँ मुंबई की उपलब्धियाँ मेरी थी। और एक एल्बम तो मैंने कहा कि जो संदेश शांडिल्य जी ने 8 गाने थे, उसमें गज़ल भी थे, और फिर उस समय के जो पॉप वाले जो होते हैं, अपरिहार्य कारणों से वो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन आज भी वो सीडी मेरे पास है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। सोनू निगम से गवाना था, सोनू निगम विदेश गए हुए थे। जब वो लौटे तो बोले कि मेरा मैग्ना साउंड से अनुबंध है और मैं इसको जो है किसी और के लिए नहीं गा सकता हूँ 2 साल से, जब तक ये टाइम मेरा नहीं पूरा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मेरा। तो फिर इसके बाद हुआ उदित से, उसके पहले जो है संदेश से गवाए थे। एक उनका वैलेंटाइन के समय में एक उनका आया था एल्बम आई लव यू, तो उसमें उदित गाए थे। तो उनका टर्म अच्छा नहीं रहा था, तो बाद में हम लोग वही के रूप कुमार राठौर और कई लोगों से संपर्क किए, लेकिन बाद में एक नए सिंगर जिसको गवाए। तो लगभग 30 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च हो चुका था। और बाद में जो प्रोड्यूसर थे वो कहें कि जरा मार्केटिंग पता कर लो कि कैसे कैसे इसका मार्केटिंग होगा, सब आप ही वो करना है, खर्च करने के लिए हम तैयार हैं। तो जब हम दिल्ली गए तो 2-3 चीज़ पहले पता की कि जब हम ये जो मॉडल लड़के हैं उनसे लेकर के हम 30 सेकंड का 45 सेकंड का अगर शूट करके बनाएंगे प्रचार के लिए, तो उसमें 15 लाख के खर्च आ जा रहे थे। और फिर जब हम टीवी में प्रचार के लिए देंगे तो वहाँ भी बताया कि 30 सेकंड का ये रेट होगा, 45 सेकंड का ये रेट होगा, ये सारा पता कर लिए। तो लगभग करोड़ का खर्चा वो पड़ जा रहा था, सारा कॉपी वगैरह निकाल करके। जब मार्केट में गए वहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने कहा कि देखो ये आपका जो है कोई इसेंशियल कमोडिटी है नहीं, आप जो भी माल दोगे हम क्रेडिट में लेंगे, और फिर जो है सो आपका जो बिकेगा उतना हम परसेंटेज अपना रख करके बाकी आपको कैसेट लौटा देंगे। तो मेरे कुछ सलाह देने वाले मित्र लेकिन कह रहे यार देखो तुम्हारा नाम तो हिट कर जाएगा, करोड़ खर्चा होगा तो होगा, लेकिन चलो तुम आने दो, क्यों अपना हम कि ऐसा नहीं होगा, अगला किसी ने विश्वास जो किया है तो ये तो धोखा तुम नहीं देंगे। फिर हम वहाँ कह के देखो अब ये इस तरह का रिस्क है, अगर आप इस्टेब्लिश करेंगे इस कंपनी को आगे के लिए कि प्रोडक्ट बराबर निकलता रहे तब तो ठीक है, तो कहें कि ठीक है बाद में विचार करेंगे।
तो वहीं स्टॉप, हालांकि सारे के सारे गाना मेरे पास अभी हैं, वो डीवीडी वगैरह में हैं। जी, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि पलामू के लिए हमारे गर्व की बात है कि आप जैसे धरोहर कवि हम सबके बीच में हैं, और खास करके यहाँ नहीं, पलामू से लेके मुंबई तक का सफर आपने किया है। और जब हमारी साक्षात्कार की बात आपसे हुई तो हमारी तो आपसे पहली मुलाकात है, बहुत अच्छी रही। लेकिन एक जो आपको जानते हैं कि रविशंकर पांडे जी आवाज के जादूगर, एक बेस आवाज की बात जो होती है, तो मैंने भी सुना था कि एक जो आवाज की जो आपके अंदर माँ शारदे की देन है, तो मैं यहाँ चाहूंगी हमारे दर्शकों के बीच में जो आप बहुत लोगों से राठौर जी की बात कहें, भूपेंद्र जी की बात कहें, उसकी चंद जो लाइनें हैं यहाँ गुनगुना दे। तो किसका जो आपने बात कही, जो गाने लिखे थे आपने? गाना तो मुझे नहीं आता। अच्छा, कविता मैं चाहूंगी, कविता बिल्कुल, कविता, क्योंकि नशेमन क्यों, तो मैंने एक मैं चाहूंगी कि दर्शकों के बीच में एक आध कविता। और अरे कविता मैं और भी बता रहा हूँ। देखिए, मैं ये कहा कि मैं रेडियो में, और मैं तत्क्षण, जैसे मैं एक घटना बताता हूँ कि पटना रेडियो स्टेशन शंकर जी थे, उनकी आवाज भी बड़ी अच्छी थी, और जुवानी में मैं जाता था तो हाँ अक्सर, तो उन्होंने कहा कि रविशंकर तुम तैयार हो जाओ, अभी रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा। अब आप ये यकीन करिए ना करिए, 10 मिनट के अंदर मैंने कविता लिखी। नहीं यकीन, 10 मिनट के अंदर मैं कविता लिखी, और उसमें वो सामयिक, तो शंकर जी ऐसे बोलते थे, हाँ रविशंकर भाई ऐसा है कि तुम्हारे पास अगर कुछ है तो तैयार करो, बैठो। ऐसे बड़ी हमको लगता था कि आर्टिफिशियल तो नहीं बोल रहे, लेकिन कहीं भी देखते बात करने की उनकी आवाज होती थी। तो कहने की लिखो, अभी अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो उसमें हमें कविता लिखे थे, एक शहर है, कई सड़कें हैं, सड़कों के किनारे किनारे फुटपाथ हैं, फुटपाथ के किनारे किनारे लहराते हुए हाथ हैं, जिनके हथेलियों पर कुछ लोग चंद सिक्के डाल देते हैं अथवा कुछ धक्के देकर टाल देते हैं। ये इस तरह की कविता थी। लेकिन एक और बताएं कि नीलम के साथ मेरा ऐसा था, मैंने एक श्रद्धांजलि ही समझी। नीलम के यहाँ मेरा काफी उठना बैठना था, और हाँ नीलम साहब के यहाँ। और उस समय पैरोडी हम इतने चुनावों के लिए लिखे हैं, क्योंकि नीलम उस समय अभाव का जीवन जीती थी, और उसमें हम कुछ लेते नहीं थे, जो भी मिलता था वही। और हमको लगता है शहर के कोने कोने में हमारे लिखे हुए गीत जो भी जाते, और बड़े बड़े सब चुनाव लड़ने वाले नेता होते हैं, तो नीलम गाती, रवि भैया लिखते हैं, मैं गाती हूँ। तो उस समय नीलम का कहीं कुछ मैंने स्ट्रगलर थी, तो सुपर डुपर हिट हुआ काफ़ी उस समय जितने भी हुए। तो बाद में हम नीलम को एक दिन कहे कि नीलम देखो, एक ऐसा वक्त आएगा कि तुमसे मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना। हाँ, तो बोली कि भैया ऐसा होगा तो हम आपको लेने गेट पर खुद आएंगे। तो पैक्स बन करके पटना में आई थी वो, और मैं पटना में ही था। तो मैंने गेट पर बोला कि नीलम को जरा खबर कर दीजिए कि रविशंकर पांडे हैं। तो सचमुच में आ गए कि भैया मैंने कहा था कि मैं तो आई कि भैया ये बताइए कि सावन में सिर्फ जो है सो दर्द भरे गीत होते हैं। अभी सावन के लिए जितने भी गीत आ रहे हैं वो सब जो है दर्द भरे गीत भेज रहे हैं। लगता है कि सावन में कुछ खुशी का माहौल है। आप कोई रूपक के लिए नहीं लिख सकते कि सावन में मस्ती हो। हाँ, सावन में जी, हमने सावन की बात भी की। हाँ, तो वो गए। तो उसके और भी जो थे सरिता और कौन कौन, तो किसके भैया से हम लिखवाएंगे कि सावन में कुछ मस्ती हो। गाना तो सब रेडियो स्टेशन के जो गायक लोग गाना, हमकी नीलम हमको 15 मिनट में आधा घंटा हम समय देते हैं, आपको कॉफी भिजवा देते हैं, पान खाते हैं पान भिजवा देते हैं, बैठ गए। तो वो रूपक बड़ा पॉपुलर हुआ था वो। तो उसमें हम लिखे कि तेरे दिल में मेरे दिल के रंग को डालेगा, तुम कुछ बोलो या ना बोलो सावन बोलेगा। ये जो है, और उसमें कई अंतरे थे, अंतरे के हिसाब से वो लिखे गए। एक बार यहाँ जो है सो डाल्टनगंज रेडियो स्टेशन में उसने कहा कि भैया ऐसा है कि कोई एक बाहर से आया है पलामू का सैर करने के लिए, तो यहाँ से डाल्टनगंज से नेतरहाट जा रहा है, बीच में बेतला है, गारू है, महुआ डांड है, ये जो सीनरी इसको लेकर के कोई एक गीत तैयार कीजिए। वो गीत तैयार किया, उसका 2-3 बार उसने प्रसारण किया था। फिर एक बार नीलमा ने जो कहा कि ये रमेश चंचल जी हैं, उनका पलामू की कहानी किले की जुबानी, उसने कहा भैया आप अपनी आवाज़ दीजिए। तो हम कहे कि ठीक है, आवाज़ भी हम दिए। अभी हालांकि रमेश चंचल जी से मुलाकात हुई तो कहीं की मुझे नहीं मालूम था कि आपकी आवाज़, हम कहीं नीलम का ये था। तो ऐसा था कि नीलम मेरे काफ़ी गज़लों को उसने आवाज़ दी थी। कई यहाँ प्रोग्राम होता था, उसको हम गज़ल लिख के देते थे और वो गाती थी। और लास्ट में उसका अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में उसका ट्रांसफ़र हुआ था। तो मेरे घर पर आई थी मेरी पत्नी और उसकी बेटी और बेटा और अपने तीनों भाई। तो कही भैया
हम कि बहुत अच्छा है अंडमान, तो हम वहाँ से पोर्ट ब्लेयर से घूम करके आए हैं, बड़ी आनंददायक जगह कि भैया बहुत घर से दूर चले जाएंगे। तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो फिर खैर एनीवे स्टे हो गया उसका। तो किस कि आप आइए मेरे एक दिन घर पर आइए। तो रेडियो स्टेशन के बगल में उसका था, वहाँ गए। फिर बोले कि आपका एक प्रोग्राम यहाँ पर, आप एक कुछ ऐसा लिखिए कि आप काम करेंगे यहाँ से। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये सूचना मिली कि दोनों का, अच्छा ये हम आपको बताते हैं कि प्रकाश के साथ जो उसका विवाह हुआ, तो उसकी मुख्तसर सी बात, इसको ये मानिए, एक कामेश जी हुआ करते थे, वहाँ वार्ड कमिश्नर के चुनाव लड़ रहे थे। और चूँकि हम बहुत फेमस थे उस समय पैरोडी लिखने के लिए, और फोटो स्टेट की हमारी दुकान थी जिला स्कूल के सामने। तो हम पान खा करके से थूकने जा रहे थे, 5, 7, 10 लोग आए कि भैया क्या है, तो थूक दीजिए इसमें, क्या बोल रहे हैं आप लोग बड़े इतने, कि नहीं तो आइए, क्या बात है, इधर बैठे बोले कि आपसे गीत लिखवाना है। नीलम बोली की जो है वही लिखते हैं पैरोडी। और तो अब शेर छाप था उनका कि इस पर आप लिखिए, वो कभी कहीं दीप जले कहीं दिल, नीलम बोल रही है कि ये इस पर पैरोडी लिखनी है। अब क्या करें, बड़ा चैलेंजिंग है शेर पर कैसे। तो उसमें हम एक गीत बनाए थे मुखड़ा कि सभी साथ चलो सभी मिल, अब शेर ही है मंजिल। और उसको नीलम ने जो है इतना अच्छा, तो कई, और वहाँ शमीम लड़का था, उसके बाबूजी लड़ रहे थे। हमको लगता है कि 20 वार्ड कमिश्नर के लोग आए, तो इस तरह से नीलम का। और बाद में फिर जब वो मुकाम पर पहुंची तो हमेशा वो याद रखती थी। और हमको लगता है कि एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है इस पलामू के लिए, झारखंड के लिए। ऐसी प्रतिभा थी जिसको मैं छोटी बहन मानता था। 6 साल 7 साल से स्टेज पर मैं उसको देखता था, और जब भी अनाउंस होता कि पलामू की लता मंगेशकर, और उस समय वो गाती थी यशोमती मैया से बोले नंदलाला। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने ये किताब है उड़ान। उड़ान के आप एडिटर भी रह चुके हैं, और विधानसभा के सारे कार्यक्रमों का मन संचालन भी आप करते आए हैं। ऐसे में हम देखिए स्वतंत्रता दिवस हमारे करीब है, तो कुछ हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानना चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या जो कविता है, अगर आपके जेहन में कुछ बातें हो तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप बताएं यहाँ पे। 47 को अपना देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 47 को अपना देश आजाद हुआ। तब जिसकी जितनी शख्सियत थी उतना वह आबाद हुआ। अब ये ना आज पूछिए कि कौन कितना शाद हुआ, यह भी न जिक्र कीजिए कि कौन कितना नाशाद हुआ। एक से हम 2 हुए, एक देश नया पैदा हुआ। क्या बात है। एक से हम 2 हुए, एक देश नया पैदा हुआ। 2 सियासतदानों के बीच यह सौदा हुआ। क्या बात है। कौन थे जो मिट गए, और यह न पूछिए कि कौन नया पौधा बना, और यह न पूछिए कि कौन नया पौधा बना। कौन था जो मिट गया और कौन मिटकर खाद बना। खाद जो होता है ना, खाद। और ये भी न पूछिए कि कितना कहाँ दंगा हुआ, और ये भी मत पूछिए कि कितना कहाँ फसाद हुआ। रिश्वत को दोनों हाथ से झुककर सलाम कीजिए, कहते हैं इस पान फूल को दीजिए और लीजिए। आज जो घोटाला लोग कर रहे हैं इस देश की आज़ादी के बाद। अब इसमें कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें 7 शहीदों की जिक्र है। उसका थोड़ा सा अंश, जो लेख तो बड़ा है लेकिन ऊपर की जो पंक्तियां थी, ये तो मैंने कि जो 15 अगस्त की जो हमारी उपलब्धि है देश को बांटा, तो ये 7 शहीदों का हम परिचय दे रहे हैं। कल एक शहीद को उठाए हैं, थोड़ा सा अंश उसका सुनाएंगे जरूर, चूँकि बहुत कम शायद ये आपको जानकारी नहीं मिलेगी। 7 मूर्तियां तो आप देखेंगे मेरा जी, जो पटने का, तो पटने में ये 7 कौन थे ये आप ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेगा। और ये मैंने बड़ी मुश्किल से, शोधपूर्ण है मेरा ये, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि बाकी चीज को एडिट करके इसको जरूर डालिए, थोड़ा अंश इसका हम देते हैं, हमारे दर्शक। हाँ बिल्कुल। तो एक ये है कि ऊपर में तो हम ये दे रहे हैं कि कौन थे वे देशभक्त 7 महान बलिदानी। कौन थे वे देशभक्त 7 महाबलिदानी। शिलालेख बन गई जिनकी अमर कहानी। बिहार विधानसभा की दीवारों पर अपनी हाथों से मैंने अपनी मुख्तसर सी आत्मकथा लिखी थी। शायद मैं इकलौता हो सकता हूँ
जिसने बिहार विधानसभा का घेराव भी किया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध विधानसभा को भंग करने का बड़ा आंदोलन किया। उसी आंदोलन के क्रम में माननीय कर्पूरी जी, कैलाश जी, सचिदा बाबू एवं ढेर सारे बिहार के दिग्गज नेताओं के जेल जीवन का साथी भी बना और फिर उसी संस्थान में सहायक की नौकरी भी की। कई रहनुमाओं के चाल चरित्र और चेहरे को करीब से देखा और कईयों का मुरीद भी बना और कई ऐसे भी रहे जो प्रेरणा के स्रोत बने। कई ऐसे जो पानी पर लिखी तहरीर की मानिंद एक ऐसी कहानी जिसकी धुंधली तस्वीर अब मानस पर नहीं। मेरी उस आत्मकथा का गवाह बेशक बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार के रूबरू अवस्थित शहीद स्मारक है, जिसका मैं नित्य दर्शन सभा सचिवालय में प्रवेश करते समय और प्रस्थान करते वक्त किया करता था। श्रद्धा से उनके आगे सदैव ही मेरे मस्तक झुक जाते थे। वह शहीद स्मारक जहां कभी तिरंगा फहराने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि तब देश गुलाम था और आज़ादी के परवाने शम्मा आज़ादी की लौ को चूमने के लिए जान को हथेली पर लिए घूम रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत के वफादार सिपाही हाथों में संगीन लेकर। तब कितना मुश्किल था पटना सेक्रेटेरिएट के गुंबद पर तिरंगा फहराना। झंडा लेकर आगे बढ़ो तो सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहो, और जब गोली सीने को चीर डाले तो 2-4 कदम चलने के बाद लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाने को विवश। पर जब पीछे से एक ऐसा कारवां भी तैयार हो जो अपने क्रांतिकारी दोस्त का तिरंगा थाम ले और फिर उसका सीना भी गोलियों से छलनी कर दिया जाए और तब तीसरा तिरंगा को थामने आगे बढ़े, फिर उस पर भी गोलियों की बौछार। हाँ, उस रोज ऐसा ही हुआ था। बात 11 अगस्त 1942 की है। दिन था मंगलवार। उस दौर में देश की आज़ादी के लिए गोली खाकर शहीद होना अमंगल सूचक न होकर शुभ लाभ और मंगल का प्रतीक था। कदाचित देश के प्रथम क्रांतिवीर का नाम भी तो मंगल ही था, मंगल पांडे। वह तो शुरुआती दौर था। 1857 का विद्रोह भी जंग आज़ादी का निर्णायक दौर सिद्ध हो सकता था, गर्चे की घर के भेदिए हद से ज्यादा वतन के गद्दार और दुश्मन के लिए वफादार न हो गए होते। 1857 से 1942 आते आते देश ने खोया तो बहुत पर पाया भी बहुत। देश के लिए दौलत का भी मायने रखता है, पर उससे ज़्यादा मायने रखता है दिलेर जवां मर्द वफादार और बहादुर देशभक्तों की टोली। 1942 की दहलीज तक आते आते हिंदुस्तान के पास देशभक्तों की एक बड़ी फौज तैयार हो चुकी थी। असंख्य बलिदानियों ने रक्तांजलि देकर स्वाधीनता संग्राम के पौधे को कुछ इस कदर सींचा था कि देश का हर नौजवान हिम्मत, हौसला और बलिदान के जज्बे से लबरेज था। पूरा देश तो आंदोलित था ही, पटना सबसे आगे दिख रहा था। पटना के स्कूल और कॉलेज के छात्र भारत माता के पांव से पराधीनता की बेड़िया को काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर को तैयार थे। यही कारण है कि सरकारी आदेश से सभी स्कूल और कॉलेज बंद करवा दिए गए थे। हॉस्टलों को भी खाली करवा दिया गया था। धारा 144 की घोषणा कर दी गई थी। बावजूद इसके पटने की सड़कों पर छात्रों और नौजवानों का काफिला उमड़ पड़ा था। यह सब देखकर राजभवन में बैठे लॉर्ड साहब सर टॉमस अलेक्जेंडर स्टुअर्ट के होश उड़े हुए थे। सचिवालय के टावर नीचे वाले दफ्तर में चीफ सेक्रेटरी मिस्टर ब्रेट का ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ा हुआ था। उधर आईजी मिस्टर वियन और डीआईजी मिस्टर क्रीट के पतलून ढीले पड़ रहे थे, तो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी मिस्टर आर्चर और जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर चर्चर सचिवालय गेट पर अपने फौजियों के साथ ब्रिटिश हुकूमत की डूबती नाव को बचाने के लिए हर प्रकार की कहर बरप्पा करने को तैयार थे। यही परिदृश्य था पटना सचिवालय के सामने 11 अगस्त 1942 के दिन। तब सचिवालय के गुंबद पर अपनी जान हथेली पर लिए जो 7 वीर बलिदानी तिरंगा लिए आगे बढ़े, उनके नाम क्रम से इस प्रकार थे: अमर शहीद उमाकांत, शहीद रामानंद, तीसरा महावीर जगपति कुमार, चौथा शहीद देवीपद चौधरी और 5वां शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह, 6ठा शहीद राम गोविंद सिंह और 7 अमर शहीद सतीश प्रसाद झा। जिन बांकुरों की चौड़ी छाती के सामने अंग्रेजों की बंदूकें भी पस्त हो गई थी, सेक्रेटेरिएट के गुंबद पर लहराते यूनियन जैक को हटाकर वहां तिरंगे को स्थापित करने का इनका सबसे बड़ा मंसूबा था। सेक्रेटेरिएट पर कब्जा यानी पूरे सूबे पर कब्जा। भीड़ काफी बड़ी थी पर संख्या नौखेजों की ज्यादा थी।
अधिकतर स्कूल के छात्र थे। सभी तिरंगे को सेक्रेटेरिएट के गुंबद पर फहराने की कीमत अदा करने हेतु जान को हथेली पर लिए तैयार थे। जान देने की ऐसी ललक थी उन नौखेजों में कि एक शायर ने क्या खूब लिखा है, अजब क्या है कि नौखेजों ने सबसे पहले जाने दी कि बच्चे हैं सवेरे इनको सो जाने की आदत है। अंततोगत्वा मोर्चा संभाल रहे जिला मजिस्ट्रेट आर्चर ने फायरिंग का आदेश दिया। धाएं 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 और फिर चीख कराह के बीच नारेबाजी, सीना को तान कर क्रांतिकारी आगे बढ़ते जा रहे थे और गोलियों की बौछार हो रही थी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत छोड़ो अंग्रेजों आदि आदि नारों के साथ सभी मरने के लिए तैयार थे। परिणाम स्वरूप जब मौकाए वारदात पर साथ में 6 क्रांतिकारी दम छोड़ चुके थे, वहीं उमाकांत जी में जान अभी बाकी थी। उन्होंने तिरंगे को जब तक नहीं गिरने दिया तब तक आगे बढ़कर दूसरे साथी ने उसे थाम लिया। उमाकांत उस समय 19 साल के थे। खून से लथपथ घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया। जब थोड़ा होश आया तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर सच सच बतलाना, गोली कहाँ लगी, पीठ में या सीने में? तब डॉक्टर ने पूर्णम आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा था, गोली सीने में लगी है। फिर उसने अपने मुख्तसर जीवन को धन्य मानते हुए अपने प्राण त्याग दिए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव के जीरादेश से मात्र 1 मील पूरब उनका पैतृक गांव नरेंद्रपुर अवस्थित है। उसी गांव के जमींदार बाबू राम कुमार सिंह जी के सुपुत्र के रूप में 20 जनवरी 1923 को इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की प्राइमरी स्कूल में हुई थी। बाद में आगे शिक्षा के लिए छपरा के विश्वेश्वर सेमिनरी में नामांकन कराया गया। 1942 में वह 11वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। उस जमाने में कम उम्र में शादी का प्रचलन था, अतः 16.5 साल की उम्र में तीतिया गांव के निवासी बाबू गोपाल सिंह की पुत्री पत्रा देवी से उनका विवाह हुआ था, जिससे चंद्रा नाम की पुत्री एवं चंद्र कीर्ति नाम के पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई थी। अर्थात जब वह बलिदान हुए तो पिता और पति दोनों रिश्तों से वह बंधे थे। उमाकांत जी को प्यार से लोग रमन जी कहा करते थे। बचपन से वह उत्कृष्ट गुणों से विभूषित थे। संपन्न परिवार से होने के बावजूद उनमें तिल भर भी अहंकार नहीं था। जरूरतमंदों की आगे बढ़कर मदद करते थे। ग्राम स्तर पर उन्होंने राष्ट्रीय दल नाम से एक संस्था का गठन किया था। नाटकों का मंचन तथा उसमें अभिनय करना का उन्हें शौक था। तब किसने यह सोचा होगा कि राष्ट्रीय रंगमंच पर उनकी अंतिम भूमिका महाबलिदानी महानायक की होगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। और आज 15 अगस्त को क्या होता है, हर साल शहीदों के तुरबत पर फूल चढ़ाए जाते हैं। आजाद वतन के शहरों में तब जश्न मनाए जाते हैं। ये दिन है मुबारक सबके लिए, आज़ादी का त्योहार है ये। तो ये यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जी दर्शकों, आज़ादी के दीवानों की कहानी अपनी जुबानी, और जब इनकी वो कहानी जब पढ़ रहे थे, एक आंखों में चमक और बुलंद आवाज़ जो थी, वो सही में हम कहते हैं कि ये आवाज़ जो है सिर्फ और सिर्फ रविशंकर पांडे जी की है। बहुत ही हम जैसे कहें कि जीवन साहित्यकारों की नज़र में, और ये नज़रें होती है साहित्यकारों की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे क्लाउडवेव के सफ़र में आप हम सफ़र बने और अपने जीवन से जुड़ी बातों को, रोचक बातों को और कविताओं को साझा किया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम आपसे फिर मिलना चाहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त देते हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, आपको, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और बहुत मुख्तसर सी बातें हुई हैं। मेरे पास तो बहुत कुछ चीज़ें थी, लेकिन मैं उतना शेयर आज नहीं कर सकता था, क्योंकि ज़िंदगी का क्रम ऐसा रहा। अंतिम कुछ एक बात मैं कह दूं कि जब मैं 60 साल का हुआ और सेवानिवृत्त हुआ, तब लोगों ने पूछा था कि आप क्या करेंगे। मैंने कहा कि मैं पहला काम यह करूँगा कि 61 में मैं पहुँच गया था, और 6 के आगे जो एक है उसको पहले ले आऊँगा। तो ये कैसे होगा? तो मैंने कहा था कि वक्त का पहिया घुमाना चाहता हूँ, वक्त का पहिया घुमाना चाहता हूँ, समय जो चला गया वापस में लाना चाहता हूँ, और लौट कर वे दिन आए तब भी कोई गम नहीं, पर तसल्ली है मुझे ये हौसला भी कम नहीं।
क्या बात है। इस वक्त के पहिए को हम भी घुमाते हुए अगली कड़ी में मिलेंगे जीवन साहित्यकारों की नजर में। इसी के साथ इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अभी इजाजत। नमस्कार।